हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। और अब ये बताइए कि कल तो 26 जनवरी है, ऑब्वियसली रिपब्लिक डे है, तो फिर अब कल तो छुट्टी रहेगी। सैटरडे संडे को आप ये बताइए कि दोनों दिन प्रैक्टिस चाहते हो? नहीं, एक तो संडे को तो यूट्यूब पर होगी, सैटरडे को आपको प्रैक्टिस चाहते हो तो कितने घंटे करवा दूं बताओ, प्रोबेबिलिटी की तुम बताओ। स्टैटिस्टिक्स देखो ना शुरू नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 दिन मतलब एक दिन इस पर, एक दिन यूट्यूब पर क्लास ले लेंगे हम। प्रोबेबिलिटी को अच्छा कर लेते हैं यार ना। ज्यादा जल्दी जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि चैप्टर अच्छे से क्लियर ही ना हो। आधा क्लियर हो, आधा ना हो, और खाली चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो अच्छे से कंप्लीट करना है, ये ना कि फिर रिवीजन के टाइम पे ऐसा लगे यार कुछ तो पढ़ा ही नहीं है और रिवीजन करने चले आए। कई लोग बच्चों में क्या होती खासियत, वो चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ, भले आधा छोड़ दो चीजें। और फिर क्या होगा कि जब आप फिर से पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा यार बहुत सारी चीजें तो आपने पढ़ी ही नहीं है। तो रिवीजन तो तब किया जाता है जब अच्छे से पढ़ा जाता है, ठीक है। 4 घंटे की करवा देते हैं चलो, लेकिन रोना मत बीच में। और दूसरी बात है कि दोनों एक साथ होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन, उस दिन सैटरडे को। तो मैं पहले ही बता दूं, तो ये ज्यादा बीच में कोई ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा कि सर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस तरह की चीजें, क्योंकि अन्याय कुछ नहीं होता। क्योंकि दोनों साथ में होंगी तो ज्यादा लंबी हो पाएगी क्लास, अलग अलग होगी तो 2 ही घंटे हो पाएगी। क्योंकि मैं भी तो इंसान हूं ना, क्लास तो दोनों साथ में लूंगा तो वही ज्यादा हो पाएगी ना बेटा, कि और भी क्लासेस होती हैं। ऑफलाइन वो लोग साथ मस्ती से क्लास होगी। चलिए मैं बता देता हूं, टाइमिंग मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। टाइमिंग अभी नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। 3 से 4 घंटे की क्लास आपकी होगी। सैटरडे को इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, केवल प्रोबेबिलिटी का आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा सैटरडे को। सीक्वेंस वाइज होगा, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, एकदम हर चीज, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये जो भी डाउट्स पूछते हो ना, ये है सर, ये इसमें कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी उस दिन, चिंता मत करिएगा। और फिर संडे के दिन एक प्लस आपके लिए यूट्यूब पर मिलेगा प्रैक्टिस सेशन, उसको भी आनंद लीजिएगा। दोनों सैटरडे को भी पूरा होगा, फिर उसमें भी होगा। टेस्ट अपलोड हुआ कि नहीं? अभी टेस्ट अपलोड नहीं हुआ अभी। हाँ, ऐप में होगी सैटरडे को, नहीं कल नहीं होगी क्लास बेटा। मैं बाकी क्लासेस पता कर लूं आपका, उसी के हिसाब से टाइम बताऊंगा, ठीक है। टाइम आपको दिख जाएगा ना, अब आज ही संडे को भी इसी की होगी। अब हम आज 3 चीजें पढ़ेंगे, हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक एक पढ़ेंगे आज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम। 3 चीजों का हम आज पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि समझेंगे कि भाई आखिरकार क्या है इसमें, इन सब में टॉपिक में। पहला चीज स्टार्ट करेंगे हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ी। देखिए, जैसे मैं ये कहूं कि एक क्वाइन को मैंने एक क्वाइन को टॉस किया, एक क्वाइन को क्या किया, टॉस किया 2 बार। मतलब एक क्वाइन को मैंने 2 बार उछाला, एक क्वाइन को टॉस किया 2 बार। मतलब मान लीजिए कि
क्या आया, या दो कॉइन टॉस किए गए, मान लो एक साथ, मान लीजिए ऐसे दो कॉइन ऐसे टॉस कर दिए गए। अपने क्वेश्चंस बंद करो, मुझे पढ़ाने दो शांति से, प्रेम से, इत्मीनान से, आराम से पढ़ो, ध्यान से सुनो मेरी बात। इस चैट की कहानी को बंद करो कुछ देर के लिए, ठीक है। चल, दो कॉइन को टॉस किया आपने, उन दोनों कॉइनों पर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आया। मैंने आपसे यह कहा कि दो कॉइन को टॉस किया तो दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दो बार हेड आने की। तो आप कहोगे कि यार सब दो बार हेड एक बार आया है, 1/4 हो गई, 1/4 हो गई, दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। आप, क्योंकि आप सैंपल स्पेस लिख पाए हो, यदि सैंपल स्पेस आपने लिख दिया है तो बड़ी आसानी से, अच्छा बाकी की प्रैक्टिस होगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की भी होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट पर भी होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर भी होगी, नॉर्मल क्वेश्चंस की भी होगी, सबकी होगी। टेंशन एकदम नहीं लेने का, केवल देने का टेंशन, ठीक है। बस आज ये टॉपिक पढ़ लीजिए तो हो जाएगा सब कुछ, और आगे भी। तो 1/4 क्योंकि आप सैंपल स्पेस लिख पाए हो। लेकिन यहीं पर मैं यदि यह कह दूं कि मैंने एक ही क्वाइन को 50 बार टॉस किया है, तो यह बताइए कि 40 बार हेड आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। चालीस बार हेड आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। अब तो यार 50 बार के आउटकम्स नहीं लिख सकते ना आप, या मैं कहूं कि 10 बार, 10 बार, 10 बार आपने टॉस किया है कि क्वाइन को, ठीक है। तो 8 बार हेड आने की, 8 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यार आप 10 बार यदि एक ही क्वाइन को आपने टॉस किया है, 10 बार आपने क्वाइन को टॉस किया है, तो 1024 आउटकम्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 1024। अब 1024 आउटकम्स में से आप ये तो छांट नहीं पाओगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे ना बेटा। तो उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट बना है, उसी के लिए कॉन्सेप्ट बना है, ठीक है, कि भाई जब बहुत बार, यदि ट्रायल्स कई बार किए हैं, ठीक है, कई, मतलब मैंने ये गिलास पकड़ी, इसमें क्या हुआ मैं बताता हूं, इस गिलास में क्या हुआ है। जनरली जो मैं गिलास से पानी पीता हूं तो उस ग्लास पतली होती है, तो उसकी स्पीड उतनी नहीं होती, तो मुझे पता होता है कि कितनी स्पीड से आएगी। अब ये जो ग्लास की स्पीड है, सॉरी स्पीड कह रहा हूं, इसका जो आगे का जो, वो क्या बोलेंगे, जो भी है उसका जो एरिया है आगे वाला, वो बहुत बड़ा है, तो वो इतनी तेजी से आ गया कि मैं गिर गया, इतनी तेजी से आ गया, गिर गया वो। चलो, तो कहने का मतलब, चलो हंसी मजाक बात की बात, आपको यदि कई बार ट्रायल्स किया गया है, कई बार, जैसे मान लीजिए 8 बार, 10 बार, जिसके आउटकम्स आप नहीं लिख सकते हो, जिनके सैंपल स्पेस आप नहीं लिख सकते हो, उस केस में आप कैसे बताओगे कि 4 बार हेड आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 5 बार हेड आया होगा, या फिर कुछ भी। वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। अब इसमें जो टर्म है वो आप सीख लीजिए। एन जो होगा यहां पर देखने को मिलेगा, एन वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक, परीक्षणों की संख्या,
ये जो आपको पी देखने को मिलेगा वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सफल होने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में गिवन होगा कि सक्सेस वो किसको मान रहा है, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, और क्यू जो है वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, फेलियर की, फेलियर की, असफल होने की प्रोबेबिलिटी। P प्लस क्यू हमेशा 1 होगा, ये चीज आपको याद रखना है। P प्लस क्यू क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो N क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, P क्या है, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, सफल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, Q क्या हो गया, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, और P बाई क्यू जो हो गया, सॉरी P प्लस क्यू जो हो गया वो 1 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको ऐसा देखने को मिलेगा यहां पर P x बराबर R, इसका मतलब होता है R टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। यदि कहीं पर आप P x बराबर 1 देखते हो, इसका मतलब एक बार सक्सेस, एक बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एक बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। P x बराबर 2 यदि आपको देखने को मिल रहा है, P x बराबर 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, 2 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ रहा है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। बताइए, तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया कि पी एक्स बराबर आर कभी लिखा है, इसका मतलब क्या है, आर टाइम सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। और ये जो पी एक्स बराबर आर है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इस पर भी नजर डाल दीजिए। पी एक्स बराबर आर का फॉर्मूला है एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब मैं इस फॉर्मूले से आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे आपने एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया, 2 टाइम्स आपने टॉस किया, एक क्वाइन को 2 टाइम्स टॉस किया, तो क्या आया होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक, तो मैं कहूं कि पी एक्स बराबर 2 बताइए, तो आप क्या कहना चाहते हो, नहीं ये छोड़ो, मैं कहूं कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आपने अभी बताया था क्या है, 1/4 है। अब इसी को मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से करके दिखाता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये छोड़ दीजिए कि एक तो आपने क्या किया, आपने ये सैंपल स्पेस लिख लिया, उससे पता कर लिया। भाई आपने सैंपल स्पेस लिख लिया, मान लीजिए कि मैं सैंपल स्पेस नहीं लिखता हूं और क्वेश्चन ये क्या आ गया कि भाई एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, तो 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे यदि पूछ रहा है वो 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से सुनिएगा, 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप सक्सेस किसको मान रहे हो, हेड आना ना, हेड आने को अपनी सक्सेस मान रहे हो कि नहीं, भाई 2 बार हेड चाह रहे हो तो आप सक्सेस किसको मान रहे हो, हेड आने को, हेड आना आपकी सफलता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, जैसे कोई कह रहा है हेड 10 बार आना चाहिए कहीं पर, इसका मतलब हेड आना आपकी सक्सेस है। 10 बार मैं फेल होना चाहता हूं तो यह आपकी सक्सेस है, फीलिंग्स पर मत लीजिएगा। यदि मैं कहूं कि मैं 10 बार फेल होना चाहता हूं तो इसका मतलब यह मेरी सक्सेस है, क्योंकि मैं चाह क्या रहा हूं कि मैं 10 बार फेल हो जाऊं, तो वो मेरी सफलता है ना, वो तो मेरी सोच पर निर्भर करता है। यदि मैं चाहता हूं, जैसे आतंकवादी क्या सोचते हैं कि 10 लोगों को उड़ा दें,
तो उनके लिए वो सफलता हो गई। लेकिन है तो पागल ना, वो गधे है ना इतना टाइप के, बेवकूफ, दुष्ट, यही है ना वो। लेकिन उनके अनुसार उनकी वही सफलता है। ठीक, तो मैं कहता हूं हेड आने की, आपकी हेड आना आपको, आप सक्सेस मान रहे हो अपनी, तो आपको हेड जो है, ये पी जो है, वो एक बार जब आपने ट्रायल किया है तो उसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो जब आपने एक बार, आपका सक्सेस होना क्या है, सक्सेस कौन डिसाइड किया है, आपने क्या डिसाइड किया है, हेड आना आपकी सक्सेस है। तो आपको ये जो पी और क्यू लिखना है, वो पता क्या होता है, जब एक ट्रायल किया है आपने तो उसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पी है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू है, और आपकी सक्सेस क्या है, हेड आना। तो जब एक बार आपने कॉइन टॉस किया होगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और यही आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है जब एक ट्रायल की बात करते हैं। आपको ये जो पी और क्यू निकालना है तो एक ही ट्रायल में निकालना है कि एक ट्रायल में जो हम सक्सेस जिसको माने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वही पी है। तो फेलियर की भी 1/2 हो जाएगा, फेलियर की भी 1/2 हो जाएगा बेटा, फेलियर की भी 1/2 होगा। एन कितना होगा, एन कितना होगा, एन कितना होगा, एन कितना होगा, ट्रायल्स क्या है, ट्रायल्स तो 2 बार किया आपने ना। अब आप क्या चाहते हो, 2 बार आप सक्सेस किसको माने हो, हेड आने को सक्सेस माने हो, क्योंकि आप 2 बार हेड चाह रहे हो, इसका मतलब 2 बार सक्सेस होना चाह रहे हो। तो पी एक्स बराबर 2 क्या आएगा, NC2, NC2 मतलब 2C2। भाई NCR होता ना, एन तो एन आपका क्या है, 2 है, और एक्स बराबर आर, आर भी तो आपका 2 ही है, 2C2। पी मतलब 1/2, 1/2 की पावर आर, आर मतलब क्या, ये आपका आर है, यदि 2 है तो यहां 2 होगा। और क्यू कितना है, 1/2 n माइनस आर, n माइनस आर मतलब 2 - 2 0। तो देखो 1, 1/4 और 1/4 आ गया कि नहीं, n बराबर 4 होगा ना सर, क्यों बेटा, 2 टाइम्स किया गया है, एक क्वाइन को 2 बार उछाला गया है, एक क्वाइन को 2 बार उछाला गया है, तो 2 ही बार तो ट्रायल किया है आपने, तो n बराबर तो 2 ही होगा ना। देखो 4 आ गया कि नहीं, 1/4 आ गया कि नहीं, तो ये 2 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आप कहोगे कि एक बार की देख लो, एक बार हेड आए, तो एक बार हेड आए कि यहां से क्या होगा, एक बार हेड आने की क्या होगा बताओ, एक बार हेड आने की, इसमें भी एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसमें कितना होगा एक बार हेड आने की, 2/4 की 3/4, जल्दी बताइए, 2/4 की 3/4 होगा एक बार हेड आने की, तो 2/4 होगा ना, क्योंकि ये तो 2 बार आ गया है। एक बार हेड आने की 3/4 नहीं होगा बेटा, एक बार, वो एटलीस्ट 1 नहीं बोला है, एक बार हेड आने की बोला, तो एक बार हेड इसमें आ रहा है, एक बार हेड इसमें आ रहा है, इसमें तो 2 बार हेड आ रहा है ना, एक बार 1 टाइम्स हेड आने की, तो ये तो 2 बार हेड आ गया, तो फिर कैसे हो जाएगा। अब आप सक्सेस क्या मान रहे हो, एक बार सक्सेस चाह रहे हो आप, x बराबर 1 मतलब एक बार सक्सेस होने की, मतलब एक बार हेड आया होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये r हो गया, 2C1 हो गया, ठीक है, n तो 2 ही है, 1/2 की पावर नीचे वाला 1 और दूसरे वाला 1/2 की पावर 2 - 1 1, कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। समझिए, तो देखिए इस तरीके से भी आ गया ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको समझ में आएगा। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, 2 पासे एक साथ, मतलब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ठीक है। अब पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स, मतलब ऐसे फेंका जा रहा है, 2 पासे लिए फेंके,
एक ट्रायल, फिर दो फेंके, दो बार, फिर तीन बार, फिर दोनों लिए चार बार, फिर दोनों लिए पांच बार। ये हुआ है। एक को पांच बार नहीं फेंका गया है, ये नहीं है। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये नहीं किया गया है। देखो, पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम्स। ऐसे फेंका गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये हुआ है बेटा। एंड ट्रायल्स 50 बार भी होंगे ना, तो पी और क्यू का तो वही होगा, क्योंकि पी और क्यू निकालते हैं जब एक बार ट्रायल करते हैं, तब सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो 50 बार की नहीं है। पी और क्यू एक बार की है, 50 बार की तो हमें निकालना है, वो कैसे पता लगा लेंगे हम तुरंत। तो अब ये बताइए, एन का मान तो 5 समझ में आ रहा है, एन का मान तो 5 समझ में आ गया। अब आप जब P लिखने जाएंगे और Q लिखने जाएंगे, जब आप P लिखने जाएंगे और Q लिखने जाएंगे बेटा, तो फिर आप ये देखेंगे कि एक बार, जब एक बार ट्रायल किया गया है, तो उस केस में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, आपका डबलेट 2 बार आना चाहिए, डबलेट 2 बार आना चाहिए। तो क्या यदि डबलेट आना मेरी सक्सेस है, डबलेट आना मेरी सक्सेस है, डबलेट आना मेरी सक्सेस है, इसका मतलब मैं 2 बार सफल होना चाह रहा हूं। क्या मुझे यह निकालना है? पी एक्स बराबर 2, आर बराबर 2 है, क्योंकि मैं 2 बार सक्सेस होना चाह रहा हूं, और डबलेट आना मेरी सक्सेस है। डबलेट आना मेरी सक्सेस है, तो एक ट्रायल में डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी पी होगी जब एक ट्रायल किया होगा, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू होगी। तो जब एक ट्रायल किया है, तो वो ट्रायल क्या है? 2 पासे फेंके गए हैं, ये पहला ट्रायल है। फिर ऐसे ही 5 बार फेंका गया है, तो जब एक बार फेंका गया है, तो टोटल तो 36 बनेंगे, पर डबलेट मतलब 1 1 2 2। उन 36 में 6 आपको फेवर करेगा, उन 36 में 6 आपको फेवर करेगा, 6 डबलेट आएंगे, तो ये हो गया 1/6, और ये 1/6, तो 1 - 1/6 5/6। फिर आपको पी एक्स बराबर 2 चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है यार। 5C2 1/2, नहीं सॉरी 1/6, 1/6 की पावर आर। देखिए बाइनोमियल में क्या होता है, जो पहला लिखते हो इन दोनों का माइनस लिखते हो, पर इसमें जो पी लिखोगे वो नीचे वाला लिखोगे, और जो क्यू लिखोगे, आप इन दोनों का माइनस लिखोगे। बस आप फिर से एक बार समझिए, डबलेट मतलब द्विक प्राप्त, द्विक मतलब 2 बार, द्विक मतलब जैसे 1 1 2 2 3 3, ये डबलेट मतलब एक ही चीज डबल डबल बार मिली है। तो आप ये सोचिए, जो आपको ट्रायल हो क्या रहा है, आपके पास 2 पासे हैं, कर क्या रहे हो मैं ये बता दे रहा हूं। आपने दोनों पासों को ऐसे फेंका, यही काम आप 5 बार कर रहे हो, और ये कह रहे हो कि जब मैंने यहां पर फेंका, जैसे 5 बार फेंका, तो 2 बार, जैसे 5 बार फेंका तो ऐसा होगा ना कि 1 1 1 2 1 3 2 2 2 5। तो ये नहीं चाहिए मुझे। यदि मैंने 5 बार फेंका है, तो मुझे ये वाला केस नहीं चलेगा, ये वाला केस नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें तो डबलेट एक ही बार आया है, मुझे 2 बार डबलेट चाहिए। उन 5 ट्रायल्स में मुझे 2 बार डबलेट चाहिए। जो पहली बार ट्रायल किया मान लीजिए, तो 1 1 आ गया, डबलेट नहीं आया। दूसरी बार डबलेट नहीं आया, तीसरी बार भी डबलेट, चौथी बार डबलेट आया, लेकिन 5वीं बार तो मिला नहीं। 2 बार चाहिए ना मुझे डबलेट। उन 5 ट्रायल में मुझे 2 बार डबलेट की प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्या ना, इस तरह के हम सैंपल स्पेस नहीं बना पाएंगे, सैंपल स्पेस नहीं बना पाएंगे। सॉरी, यहां 3 होगा, मैं सैंपल स्पेस नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, वहां 3 कर लो, इन दोनों का माइनस। मैं सैंपल स्पेस नहीं बना पाऊंगा ना इस तरह से। क्या इस तरह से सैंपल स्पेस कहां बनेंगे? ठीक, मैं इस तरह के सैंपल स्पेस नहीं बना पाऊंगा ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई, जब एक बार
एक बार मैंने ट्रायल किया है, वो ट्रायल क्या है, दो पास एक साथ फेंके, तो बताइए एक ट्रायल में डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या है, 6 बार आ सकता है 36 में से। ठीक है भाई, 1 1 1 2 इस तरह 36 बनेंगे और 6 बार आ सकता है। तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल में वो 1/6 है, और एक ट्रायल में फेलियर की 5/6 है। मुझे 2 बार सक्सेस चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूले को लगा देता हूं। मैं कहां कह रहा हूं 1 1 डबलेट नहीं है बेटा। अच्छा, इसमें 1 1 था क्या, 1 1 था, 1 1 था क्या, एक मिनट एक मिनट। अच्छा 1 1 भी तो है, सॉरी सॉरी, 1 1 मैंने जोड़ा नहीं, 1 बार भी डबलेट है। देखो इस तरह के केसेस चाहिए, सॉरी मैंने 1 1 को ध्यान नहीं दिया। इस तरह के केसेस आपको चाहिए जब 5 ट्रायल में एक एक, देखो एक कह रहा है सर ये माइनस क्यों किया, हे भगवान इन लोगों को क्या बताऊं मैं, कहां पढ़ते हैं यार ये कहां पढ़ते हैं यार ये। देखिए इस तरह की केसेस चाहिए, मतलब कि आपको 5 में 2 बार डबलेट मिल जाए, जैसे ये मिल गया था डबलेट, और ये भी आपको डबलेट मिल गया था। ठीक है, मैंने 1 1 को ध्यान नहीं दिया, 1 1 भी तो डबलेट है, 2 2 भी डबलेट है। ठीक है, आपको इस तरह केसेस नहीं चाहिए 1 2 1 3 2 4 3 6 7 8, इस तरह 7 8 कह रहा हूं मैं, 2 3, इस तरह के केसेस नहीं चाहिए क्योंकि इसमें डबलेट नहीं है। चलो, तो आपको 2 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, आपको इससे आपने निकाल ली है। बेटा पी कह रहे हो, पी कैसे निकाला, मैंने आपसे क्या बोला, जब एक बार आपने ट्रायल किया है, पी जो है वो एक बार में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, एक बार में। तो आपका जो ट्रायल है, वो जो 5 बार ट्रायल कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, आपने ऐसे पासे को फेंका, तो आपने पासे को फेंका होगा, तो क्या क्या आया होगा, 1 1 1 6 2 1 2 6 6 1 6 6। इसमें डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पी होगी एक ट्रायल में, जब पहली बार आपने ट्रायल किया होगा। तो इसमें डबलेट, ये आपके 1 1 मिलेंगे, बीच में यहां पर 2 2 मिलेगा, यहां 6 6 मिलेगा, तो 6 डबलेट मिलेंगे, और टोटल कितने हैं 36। तो ये 1/6 हो गया। यदि मैं पी और क्यू बता चुका हूं 1 के बराबर है, तो यार तुम वज्र गधा है, कोई पूछ रहा है कि सर ये 1 - 1/6 कैसे किया, तो यार क्या देखते हो बताओ, क्या देखते हो हैं? समझो अच्छे से, अब आगे आ जाओ, इसको पढ़ो ध्यान से। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, एक पेयर ऑफ डाइस कितनी बार फेंका गया है, 4 बार फेंका गया है, मतलब 2 3 4, ऐसा ट्रायल किया गया है। इफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 इन सिंगल थ्रो इज कंसीडर्ड एज ए सक्सेस, मतलब जो पहली बार थ्रो फेंका ऐसे, उसमें 9 आ जाए, सम टोटल जो दोनों संख्याओं का 9 आ जाए, इसको उसने सक्सेस माना है अपनी। तो ट्रायल कितनी बार, 4 बार। सक्सेस किसको माना है उसने, जब पहला थ्रो फेंका है तो 9 आ जाए दोनों का सम। तो 9 आना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 बार, 1/9। 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल 9 आने की, जब एक ट्रायल किया होगा आपने, तो 1/9, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सक्सेस होने की एक ट्रायल में। तो फेलियर की कितनी हो जाएगी, 8/9। आप कितनी बार सक्सेस चाह रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, आप सक्सेस कितनी बार चाह रहे हो बेटा, आप सक्सेस कितनी बार चाह रहे हो, क्वेश्चंस को पढ़ो, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा होगा लास्ट में, आप कितनी बार सफल होना चाह रहे हो, ये चीज कितनी बार चाह रहे हो आप। वो जो ऐसे पेयर मिलेंगे, जो पेयर मिलेंगे, 5 ऐसे पेयर मिलेंगे ना, A1 B1,
4 बार, सॉरी, A2B2, A3B3। जब आपने ये 4 बार ऐसा किया होगा, आपने 4 बार ट्रायल किया होगा बेटा, तो ऐसे 4 बार पेयर आए होंगे, तो आप 3 बार चाह रहे हो इन 4 बार में से कम 3 बार आपका 9 आ जाए सम जोड़ने पर। इसमें से 3 ऐसे पेयर मिल जाएं जिनको जोड़ें तो 9 आ जाए, ये आपकी सक्सेस है। मतलब आप 3 बार सक्सेस होना चाह रहे हो, 3 बार सक्सेस होना चाह रहे हो। तो 3 बार सक्सेस मतलब 4C3, 1/9 की पावर 3 और 8/9 की पावर 1, 8/9 की पावर 1। अरे भैया पढ़ लिया करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 थ्राइस। टोटल 9 आप 3 बार चाह रहे हो, लिखा हुआ है। पढ़ो क्वेश्चन को, हिंदी में भी पढ़ना चाहते हो तो 3 बार कुल योग 9 प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। 3 बार आप प्राप्त होने की, 3 बार कुल योग 9, मतलब इसमें से 3 पेयर ऐसे मिलने चाहिए, A2B2, A3B3। देखो यदि आपने 4 बार किया है तो कुछ इसी तरह से मिलेंगे आपको, और 3 ऐसे मिल जाए इसमें से जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए, जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए। तो देखो पहला वाला भी हो सकता है, दूसरा वाला भी हो सकता है, तीसरा वाला, इनको जोड़ने पर 9 हो सकता है, या फिर पहला वाला हो सकता है, तीसरा वाला हो सकता है, चौथा वाला हो सकता है। इस तरह के कितने ऐसे मिलेंगे वो आपको फेवर करेंगे। इसी को तो बोलते हैं दिमाग लगाना अपना। लगाइए दिमाग, कुछ नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में, मतलब टॉपिक में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। सिंपली आपको एन लिखना है। एन कैसे पता चलेगा? जितनी बार ट्रायल किया गया है। अब तुम इस पूरे कहानी को ही नहीं समझ पा रहे हो, इस पूरी कहानी को ही नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्योंकि तुम्हें तो यूट्यूब वाली आदत पड़ी है, फटाक से उड़ा देते हैं क्वेश्चंस को। पहले ट्रायल को समझो कि क्या हो क्या रहा है। 2 युग्म है, 2 पासे हैं, वो फेंके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कितनी बार किया जा रहा है? 4 बार किया जा रहा है। तो ये जो पी होता है ना, वो जब एक ट्रायल किया है आपने ना, ऐसे 2 पासे एक साथ फेंके ऐसे, तो उसमें जो आपकी सक्सेस होगी वो आपका पी होगा। तो सक्सेस किसको माना गया है? टोटल 9 आ जाए। तो जब 2 पासे ऐसे फेंके गए हैं, जब एक ट्रायल किया गया है तो 9 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/36 होगी, तो Q 8/9 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि आप सफलता कितनी बार चाह रहे हो, कितनी बार सक्सेस चाह रहे हो अपनी, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है कि टोटल ऑफ 9 थ्राइस आ जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 थ्राइस। ये क्वेश्चन में लिखा गया है, ये क्वेश्चन में लिखा गया है कि 3 बार सफल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। और किसी को पी और क्यू ही नहीं समझ में आ रहा है। पहले बात तो पी समझ लीजिए कि जो आप ट्रायल कर रहे हो, जो ट्रायल कर रहे हो उसमें जो ये पी है ना, वो एक बार, तुम ये बताओ तुम ये काम कर क्या रहे हो इसमें, पहले ये बताओ। इतने कंफ्यूज हो तुम भैया, आप काम क्या कर रहे हो समझ रहे हो? आपका काम क्या है? आप ये जो काम कर रहे हो ना, इसका मतलब समझ लो क्या कर रहे हो आप। मैंने 2 पासे फेंक दे दिए, तुम क्या कर रहे हो? फेंका, 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 फेंका। 4 बार तुम फेंक रहे हो पासे को, 4 बार ऐसे। अब वो कह रहा है कि तुमने जब 4 बार फेंका ना, तो जब पहली बार फेंका होगा तो जैसे A1 B1 आया होगा, दूसरी बार फेंका होगा तो जैसे A2 B2 आया होगा, तीसरी बार फेंका होगा तो A3 B3 आया होगा,
और चौथी बार फेंका होगा तो A4B4 आया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लास्ट में जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 थ्राइस। अब इसकी हिंदी तो आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपने ये काम किया है 4 बार, उसमें कम से कम 3 बार आप सफल हो जाइए। 3 बार जो 3 ऐसी संख्या हैं, चाहे A1 प्लस B1 9 आ जाए, A2 प्लस B2 आपका 9 आ जाए, या A3 प्लस B3 9 आ जाए, या फिर ये ऐसा 9 आ जाए, या फिर इन तीनों को आपस में ऐड करने पर 9 आ जाए, या फिर पहला तीसरा चौथा ये 9 आ जाए। ये आपकी ये आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम इस तरह के केसेस तो नहीं काउंट कर सकते। तो यहां पर एक रूल बनाया गया कि यार ये छोड़ो, 4 बार में छोड़ो, तुम पहले एक बार में बता दो कि जब एक बार तुमने ये पासा फेंका है, दो मतलब एक बार जो ट्रायल किया है उसमें सक्सेस पी जो है वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। सक्सेस क्या है, ये पी क्या है, जब एक बार ऐसे पासा फेंका है तो 9 आया होगा, उन दोनों जो नंबर आए होंगे उनको जोड़ने पर 9 आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पी है। जब एक ट्रायल किया है आपने और जब ऐसे फेंका होगा तो 36 पॉसिबिलिटी थी आपके पास। उन 36 पॉसिबिलिटी में 4 ऐसी पॉसिबिलिटी थी, 4 ऐसी पॉसिबिलिटी थी जिसमें सम 9 आया होगा। एक 3 6, एक 6 3, 4 5, 5 4। 4 बार आपको वो फेवर करेगा, मतलब 1/9 इतनी आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है एक ट्रायल में। तो फेलियर की कितनी हो जाएगी, 8/9। अब कोई कहेगा तो गिलास फेंक के मारूंगा मैं उसको। कोई कहेगा ये 1 - 1/9 कैसे आया यार, P + Q 1 है, कितनी बार एक ही चीज पढ़ाऊंगा। आ गया। अब वो ये कह रहा है कि भैया ये तो एक बार की आपने निकाल ली है, मैं चाह रहा हूं कि आप 3 बार सफल होकर दिखाइए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ऐसे जो 4 बने थे उसमें तीनों बार जो संख्याएं होगी वो 9 आई होगी। तो ये बताता है NC3 P की पावर 3 Q की पावर n-3। n कितना है, वो बोल रहा है 3 बार, गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 थ्राइस। 3 बार ऐसा आया हो, 3 ट्रायल में ऐसा आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। सारा समय यहीं बर्बाद कर दोगे तुम, जल्दी करो। क्या बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम। NC3 n कितना है, 4 है। 4C3 P कितना है, 1/9 की पावर 3, और Q कितना है, 8/9 की पावर n-3। n मतलब 4-3। चलो आओ इधर। A box contain 2 red balls and 3 blue balls। एक बॉक्स है, उसमें 2 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है। 2 balls are drawn successively without replacement। 2 बॉल निकाली जा रही है, इसमें से 2 बॉल निकाली जा रही है विदाउट रिप्लेसमेंट। एक निकाली गई, जेब में रख लिया, फिर दूसरी निकाली है, विदाउट रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। ध्यान से सुनना। If getting a red ball on first draw and blue ball on second draw is considered as a success। अब आप सक्सेस देखिए, यहां पर कुछ और है। क्या सक्सेस है कि जो आपने ऐसे 2 बॉल, एक निकाली फिर एक निकाली, इसमें सक्सेस आपकी पता कौन सी है कि आप पहली बॉल जो निकाली है वो रेड निकाली होगी और दूसरी जो निकाली है वो ब्लू बॉल निकाली है, ये आपकी सक्सेस है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, वो P होगी और 1 में से माइनस कर देंगे, वो Q होगी। इतना समझ में आ गया, आगे पढ़िए। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस इन 3 परफॉर्मेंस। मतलब ऐसा आपने 3 बार ऐसा किया है क्या कि 2-2 बॉल निकाल ली है, ऐसा आपने 3 बार किया है। तो 3 बार में 2 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इसका मतलब 2 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और ट्रायल्स कितनी किए गए हैं, 3 ट्रायल्स किए गए हैं 3। तो NC2 P की पावर 2
और Q की पावर n/2 होगा। 2 बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 3 बार में 2 बार सफल होने की। तो R की जगह 2 होगा, N की जगह 3 होगा, और P और Q निकालना है। ये P क्या है आपका? P क्या है बताइए? P आपका सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। P क्या है बेटा? सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है। भाई 189/100 तो आ ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि अच्छा 1000 लिख दिया, ठीक है। P क्या है? सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। और सक्सेस क्या है? ध्यान से सुनिए, पहली बॉल जो निकली होगी रेड होगी, पहली बार रेड हो, दूसरी बॉल क्या हो? ब्लू हो। पहली रोड रेड हो, दूसरी ब्लू हो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वही हमारी स्मॉल p होगी, सक्सेस। यही मेरी सक्सेस है। तो पहली बार रेड, देखो कितनी बॉल है इसके पास, उसके पास 5 बॉल है, तो 5 बॉल में से पहली रेड आई होगी तो 2/5। अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट किया गया है तो एक बॉल कम हो गई, तो बॉल कितनी बची? 4। अब दूसरी बार ब्लू आई होगी तो ब्लू तो 3 होगी ना। P बताओ मुझे जल्दी से, P कितना होगा? P कितना होगा? 2/5। नहीं, पूरा पूरा बताओ, पूरा। पहला तो 2/5 होगा, दूसरा क्या होगा? एक बॉल कम हो जाएगी, पर ब्लू तो 3 ही रहेंगी ना उसमें, तो रेड कम हो गई होगी ना, इंटू 3/5। ये आपकी मतलब जो पहली बॉल निकली है वो रेड हो, दूसरी क्या हो? ब्लू हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आपकी सक्सेस है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या है? आपकी सक्सेस है, ठीक है। तो पहली ब्लू, सॉरी पहली रेड, तो टोटल बॉल 5, रेड कितनी है? 2। दोबारा जब गए होगे तो क्योंकि एक बॉल निकल चुकी, बॉल 4 बची होगी, एक रेड बची होगी, 3 ब्लू बची होगी, तो 3/4 हो जाएगा ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी। 3/10 7/10 उठा के रख दो। 3/10 का स्क्वायर और 7/10 की पावर 3 - 2, 3c2 3 हो गया, 9/100 इंटू 7/10। पी बेटा सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है, और सक्सेस क्या है? जो पहली बॉल निकली होगी वो रेड होगी, और दूसरी बॉल जो निकली होगी वो क्या होगी? ब्लू होगी। तो भैया पहली रेड निकलने की क्या होगी? 2/5, दूसरी ब्लू निकलने की 3/4 है, क्योंकि ये कम हो गई होगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट किया गया है सब कुछ। चलिए, इसमें आपको यदि मैं कहूं कि px ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है ऐसे, इसका मतलब एटलीस्ट 2 टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, कम से कम। या फिर आर इस्तेमाल करते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर, इसका मतलब है कि एटलीस्ट आर टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। और पी एक्स लेस देन इक्वल टू आर है, तो इसका मतलब एटमोस्ट, ये हो गया कम से कम आर बार सफल होने की प्रायिकता। और क्वेश्चंस करेंगे हम बाद में प्रैक्टिस सेशन में। एटमोस्ट आर टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अधिकतम आर बार, अधिकतम आर बार सफल होने की प्रोबेबिलिटी,
सफल होने की प्रायिकता। याद रखिएगा, इसमें कभी मीन निकालने को आए, माध्य, बस इसको याद रखिएगा, तो आप एनपी निकालेंगे बाइनोमियल में, और वेरिएंस निकालने को आए, प्रसरण। अभी आप छोड़ दीजिए कि ये क्या होता है, ये सब स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे, तो वो एनपी की होगा, और एसडी आए तो अंडर रूट एनपी की होगा। बस इतना याद रख लीजिए, बस एक फॉर्मूले के तौर पर याद रखिए। अभी छोड़ दीजिए क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। मीन तो जानते ही हो, वेरिएंस एसडी हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन इसमें एक क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मीन, वेरिएंस और एसडी। एसडी मतलब मानक विचलन, मानक विचलन। चलिए अब हम इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बारे में। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बारे में, इस थ्योरम का क्या कहना है। ठीक है, यहां देखिए, कोई भी इवेंट ए वो कई चीजों से हो सकता है कई वो इवेंट के द्वारा हो सकता है। वो जो इवेंट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट है, मतलब उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, और उनको मिलाने के बाद टोटल सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन पर सिंचन जी, तो और अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन में। एन इवेंट ए कैन अकर विथ वन ऑफ द एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स B1 B2 Bn एंड द प्रोबेबिलिटीज A by B1। A by A, ये पे A by B1 का मतलब क्या हो गया, P A by B1 का मतलब हो गया कि B1 इवेंट हो चुका है तो A होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो A इवेंट है वो B1 द्वारा हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको ये निकालनी है। ये मतलब ये है उसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए, ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन भले होगा, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको परसों समझाऊंगा। सर ये क्या कर रहे हो, ये कह रहे हो आप परसों समझाओगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरम आज पढ़ा रहे हो। नहीं, पहले मैं आपको क्या करता हूं, पहले आपको पहले क्वेश्चंस करवाता हूं। जब ये क्वेश्चन करोगे ना, तब जाकर ये समझ में आएगा आपको कि ये क्या है और इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, नई क्वेश्चंस करोगे तो ये तुम्हें अजीब सा लगेगा, ये पता नहीं लंबा सा फॉर्मूला है। पहले क्वेश्चंस करते फिर मैं बताता हूं कि ये सब समझ में आ जाएगा आपको। बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये तो सर बहुत लंबे क्वेश्चंस होते हैं। बेटा लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि आपको लिखना पड़ता है, वहां पर हर इवेंट के बारे में लिखना पड़ेगा एक एक करके, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपको कुछ दिखाना है नहीं किसी को, हम सीधे सीधे क्वेश्चंस करेंगे और सीधे सीधे आंसर लाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, सीधा सीधा हम क्वेश्चंस करेंगे, और हमें ज्यादा कुछ इसमें वो माहौल बनाने की जरूरत नहीं है जो आप बोर्ड एग्जाम में बनाते हो। यहां पर क्या करना मैं बता दे रहा हूं धीरे धीरे। यहां पर एक ट्री डायग्राम बनाएंगे, आपने देखा होगा, यदि आर डी शर्मा इस तरह की बुक पढ़ोगे तो वहां पर सब ट्री डायग्राम बने हुए हैं, वैसे ही ट्री डायग्राम यहां पर बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, आगे आपको बेस थ्योरम भी मिलेंगे। दोनों में अंतर क्या है ये भी हम समझेंगे, ये भी हम समझेंगे। ठीक, अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, मैं बताता हूं। बॉक्स 1 कंटेन्स, एक बॉक्स है, उसके पास 5 रेड बॉल हैं और 4 व्हाइट बॉल हैं, एक बॉक्स है। और दूसरा जो बॉक्स है उसके पास क्या है, 4 रेड बॉल हैं और 2 व्हाइट बॉल है। 2 बॉक्स है हमारे पास। एक बॉक्स है जिसके पास 5 रेड बॉल हैं, 4 व्हाइट बॉल हैं, और बॉक्स सेकेंड 4 रेड बॉल हैं और 2 व्हाइट बॉल हैं। ये तो आपको दिया है क्वेश्चन में, हमने लिख लिया। ठीक, अब बाइज्ड क्वाइन, एक बाइज्ड क्वाइन है। बाइज्ड क्वाइन मतलब ये हुआ कि अब उसमें ये नहीं कहोगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, क्योंकि बाइज्ड है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
उसमें कुछ गड़बड़ किया गया है। तो एक बायस्ड कॉइन है, उसको क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है। ध्यान से सुनना, एक बायस्ड कॉइन है, उसको टॉस किया जा रहा है, और यदि हेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। मतलब बायस्ड कॉइन है, तो अब जरूरी नहीं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, बायस्ड है वो, तो आप इसलिए उसने दिया हुआ है, इसलिए उसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है। ठीक, अब वो कह रहा है कि एक बायस्ड कॉइन को टॉस किया गया, यदि हेड आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ऑन गेटिंग अ हेड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। यदि हेड आया तो आपको बॉक्स 1 से बॉल निकालनी है। किससे निकालनी है, बॉक्स 1 से, इस बॉक्स से। ये बॉक्स 1 है और ये क्या है, बॉक्स 2 है। यदि उसने क्या किया, यदि उस एक बायस्ड कॉइन उसने टॉस किया, यदि हेड आया जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो तब वो क्या करेगा, बॉक्स 1 से बॉल निकालेगा, और एल्स अदरवाइज वो क्या करेगा, बॉक्स सेकंड से निकालेगा। अदरवाइज मतलब टेल आएगा, या फिर समझ लो कि यदि नहीं आया हेड तो फिर वो बॉक्स 2 से निकालेगा। जैसे मैंने क्या किया, बॉक्स, हमारे पास 2 बॉक्स रखे थे, एक आदमी आया, बायस्ड कॉइन लिया, उड़ा दिया ऐसे, और देखा हेड आया। जैसे ही हेड आया उसने यहां से बॉल निकाली, और हेड नहीं आया फिर उसने यहां से बॉल निकाली। आप देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ये जो बॉल निकली है, अब बॉल तो यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है, वो बॉल क्या है, वाइट है। जो बॉल निकल के आई है, बायस्ड मतलब क्या होता है, बायस्ड मतलब जैसे क्या होता है कि कुछ उसमें जैसे बायस्ड लोग होते, बोलते हैं कि आप बायस हो, मतलब आप किसी तरह आपका झुकाव ज्यादा है। जैसे मैं क्या है, बिमल पाल जी के क्वेश्चंस का जवाब दूं और अंकित कुशवाहा के क्वेश्चन का जवाब ही ना दूं, और ये हर बार मैं करूं, चलो एक आध बार तो हो गया, मैं 50 बार यही कर रहा हूं, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि मैं बायस हूं। मैं किसी एक बंदे का जवाब दे रहा हूं, किसी एक बंदे को पक्का इग्नोर कर रहा हूं मैं। ये तो नॉर्मल भाषा में बायस्ड का मतलब हो गया, ठीक है। वैसे मतलब ये हो गया कि एक बायस्ड कॉइन है, मतलब उस कॉइन को ऐसा किया गया है कुछ, या जो भी है, मतलब उस कॉइन में ऐसा है कि बस हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, नहीं 1/3 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जब टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो वो इस स्टेप के बारे में पूछेगा कि व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, या फिर किसी और की। और जब वो रिवर्स जाके पूछेगा, रिवर्स जाके कि बॉल व्हाइट आ चुकी है, बॉल व्हाइट आई है, ये बताइए कि वो बॉक्स 1 से निकाली गई, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, तब वो बेस थ्योरम का इस्तेमाल होगा। जब एक कंडीशन लगा के किसी की प्रोबेबिलिटी पूछे, कह दे कि यार व्हाइट आ चुकी है बॉल, अब ये बताइए कि बॉक्स 1 से निकली होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब वो बेस थ्योरम के बारे में पूछ रहा है। और यदि व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो फिर आप समझ जाइए वो टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम का क्वेश्चन है। अब इसमें 2 चीजों की प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है। एक, ये बॉक्स जब इस बॉक्स से बॉल निकाली जा रही है, देखो व्हाइट यहां से भी आ सकती है और व्हाइट यहां से भी आ सकती है। यहां से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/9, 4 व्हाइट है और पूरा 9 है, तो यहां से व्हाइट निकला होगा तो 4/9 प्रोबेबिलिटी है। यहां से व्हाइट निकला होगा तो 2/6, मतलब 1/3 प्रोबेबिलिटी है। ये तो हो गया कि बॉक्स 1 से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी और यहां से व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब ये बॉक्स में से बॉल निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इस पहले बॉक्स से जो बॉल निकाल रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, और इसकी 2/3 है। अब ये बताइए मुझे कि ये कैसे आया। देखिए, बॉक्स 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, भाई बॉक्स 1 से बॉल निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पता ये किस पर निर्भर है कि उस पर हेड आया होगा। जब उसने बायस्ड कॉइन को टॉस किया होगा और हेड आया होगा, तब वो बॉक्स 1 चूज किया होगा।
तो ये बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3, क्योंकि जब हेड आया होगा उस कॉइन पर तब उसने बॉक्स को चूज किया होगा। और फिर अदरवाइज प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 में से घटा देते हैं, 2/3। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 1/3 इंटू 4/9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/3 इंटू 1/3, 4/27 और 2/9। हाँ, 2/3 बेटा, ये 1/3 है। देखो, हेड आने की 1/3 है, तो फिर अदरवाइज वो टेल आने की 2/3 होगी प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी बात है। कितना आ जाएगा ये? 10/27, 10/27। चलिए और समझते हैं क्वेश्चंस को। एक बॉक्स में क्या है? 3 रेड बॉल है। अब जरूरी नहीं हमेशा बॉल वाला ही आएगा क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है। 3 रेड बॉल हैं, 2 ब्लू बॉल हैं, और दूसरे बॉक्स में बॉक्स 1, बॉक्स 2, इस बॉक्स में क्या है? 2 रेड हैं और 3 ब्लू हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, एक फेयर कॉइन को क्या किया गया है? टॉस किया गया। देखो ध्यान से, एक फेयर कॉइन को टॉस किया गया है। यदि हेड आ जाएगा, इफ इट टर्न्स हेड, यदि हेड आ जाएगा तो आप बॉक्स 1 से बॉल निकालोगे, और अदरवाइज आप बॉक्स 2 से निकालोगे। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, जो बॉल निकलनी चाहिए वो रेड निकलनी चाहिए, रेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहां से रेड आने की कितनी है? 3/6, नहीं सॉरी 3/5। यहां से रेड आने की कितनी है? 2/5। यहां से रेड आने की कितनी है? 3/5। यहां से रेड आने की 2/5 है। यह बताइए मुझे कि ये बॉक्स 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो रेड बॉल आई है वो बॉक्स 1 से होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले इसको बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ये बॉक्स कब चूज किया जा रहा है? जब आपने क्या किया? एक फेयर कॉइन को टॉस किया, यदि हेड आया तो आपने बॉक्स 1 से निकाली है, तो 1/2 हो गया, और फिर यह भी 1/2 हो जाएगा। यदि आपने कॉइन टॉस किया और हेड आया तो फिर आपने बॉक्स 1 से बॉल निकाली है। बस जल्दी बताइए प्रोबेबिलिटी, इसके बाद प्रोबेबिलिटी बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। यार ये कह रहा है 1/2 कैसे आ गया? देखो बैग को ये क्या है? ये बैग, ये जो 3/5 है, यदि ये बैग 1 सेलेक्ट हो गया है तो वहां से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है। ये 3/5 बैग 1 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है। ये 2/5 बैग 2 से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है। अब इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसने कहा है भैया कि जब एक क्वाइन को टॉस करना, तुम एक क्वाइन को टॉस करना, यदि हेड आ जाए, यदि हेड आ जाए तो भैया इसमें से बॉल निकालना। तो ये बताओ कि इससे बॉल जो निकालोगे, इसको चूज करने की, बॉक्स 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 ही तो है। आपने क्वाइन को टॉस किया होगा, हेड आया होगा, तो आपने यहां से बॉल निकाली होगी। तो बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है यार। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, तो फिर बाकी की भी 1/2 होगी। तो बॉक्स 2 को भी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। फिर वही मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 2/5।
अरे यार तुम लोग गजब के आदमी हो, गजब के। यहां पर मैंने बताया है कि ये बाइस्ट क्वाइन है यार। गधा हो क्या एकदम, वज्र गधा हो क्या एकदम? गधों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान तुम्हारा ही है क्या? कह रहा है उसमें 1/3 कैसे आया? मैं कह रहा हूं कि वो बाइस्ट क्वाइन है, वो बाइस्ट क्वाइन है, उस क्वाइन में गड़बड़ी है, इसीलिए हेड आने की 1/3 है। और ये फेयर क्वाइन है, ये फेयर क्वाइन टॉस किया जा रहा है, नॉर्मल जो हमारे घरों में होता है क्वाइन। तो इतना गधा हो कि तुम्हें वहां मैंने समझाया है कि क्यों 1/3 वहां लिया जा रहा है, क्योंकि उसने दिया है और मैंने कहा था बाइस्ड क्वाइन है और ये फेयर क्वाइन है, इसलिए मैं 1/2 ले रहा हूं प्रोबेबिलिटी। उसने ये कहा कि भैया आपको बैग 1 और बैग 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बैग 1 सेलेक्ट करने के लिए देखो बवाल, ये बवाल दिया है उसने, पढ़ा करो, ये पढ़ा करो, हिंदी में भी पढ़ा करो कि एक फेयर क्वाइन टॉस करिए, यदि देखिए हेड आ गया तो भैया इससे बॉल निकाल लेना। फिर टॉस करना, यदि मान लो उस समय टॉस किया, देखा हेड आ गया तो इससे निकाल लेना, और यदि टेल आया तो इससे निकालना। इसका मतलब बॉक्स 1 से बॉल इसको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यहां पर 1/2 है। ठीक है, उसमें कलाकारी की गई है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए कि बेस थ्योरम क्या कहती है। अब ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। ये पढ़ने के बाद आपको जाकर वो जो फॉर्मूले हैं ना, वो मैं आपको परसों बताऊंगा बेस थ्योरम के, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे उन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है मैं। आप देखिए यहां पर ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा बेस थ्योरम का है? पढ़ो इसको ढंग ढंग से, पूरा पूरा बढ़िया से पढ़ो, एक बार अच्छे से हिंदी निकालो। 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं क्लास 11th में, क्लास 11th है और क्लास 12th है। ठीक है, 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्लास 11th में, 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट है क्लास 12th में, और टोटल क्या है? 50 स्टूडेंट हैं। टोटल कितने हैं? 50। ध्यान से सुनो, टोटल 50 लोग हैं। इसमें कितने ब्रिलियंट है लिखा गया है, इसमें कितने ब्रिलियंट है लिखा गया है। आगे बढ़ो। Odds in favor of choosing the class 11th are 2:3। मतलब क्लास 11th को चूज किया गया है, इसका ऑड्स इन फेवर आपको दिया गया है 2:3। इसका मतलब 11th क्लास को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 2/5 हो जाएगी। ऑड्स इन फेवर मैं आपको बता चुका हूं ना, अनुकूल संयोगानुपात, क्लास 11th को चुनने का अनुकूल संयोगानुपात ऑड्स इन फेवर आपको दिया गया है। इसका मतलब कि ये फेवर में है और ये अनफेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/2 + 3 मतलब 2/5। ये 11th क्लास को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। 11th क्लास को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/5। अब आगे देखो, और इफ द क्लास 11th इज नॉट चूजन देन द क्लास 12th इज चूजन। यदि क्लास 11th को नहीं चूज किया गया है तो क्लास 12th को चूज किया गया, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिलके तो 1 होनी चाहिए। उसकी कितनी हो गई? 3/5 हो गई। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। अ स्टूडेंट इज चूजन एंड इज फाउंड टू बी ब्रिलियंट। यहां से क्या हुआ? यहां से स्टूडेंट को चूज किया गया और यहां से भी चूज किया, और स्टूडेंट क्या मिल गया? ब्रिलियंट मिल गया। क्या मिल गया? ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्या मिल गया? ब्रिलियंट स्टूडेंट मिल गया। तो यह बताइए कि चूजन स्टूडेंट वो क्लास 11th का है, 11th से आया है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट। देखिए यहां पर आप रिवर्स, यदि वो ये पूछता कि ब्रिलियंट आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तब तो आप समझते टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम क्वेश्चन है। लेकिन वो ये कह चुका है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट जो आया स्टूडेंट वो ब्रिलियंट है, ये बताइए वो 11th क्लास से आया है, वो 11th क्लास से चूज किया गया है।
तो बताइए 11th क्लास से ब्रिलियंट चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 5/50 है, क्योंकि 11th क्लास में 5 ब्रिलियंट लोग हैं। 11th क्लास में 5 ब्रिलियंट लोग हैं, और 12th क्लास से ब्रिलियंट 8/50 प्रोबेबिलिटी है। यदि वो ब्रिलियंट की प्रोबेबिलिटी पूछता, तब फिर आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन था, तब आप ये करते 2/5 इंटू 5/50 प्लस 3/5 इंटू 8/50। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया कि यदि ये बी इवेंट, यदि ब्रिलियंट स्टूडेंट आ चुका है, यदि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो ये बताइए कि वो 11th क्लास से आया होगा। सॉरी, वो कहां से आया होगा? 11th क्लास से आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो देखो, इसमें हम ये करेंगे क्या, इसमें क्या करेंगे हम कि ब्रिलियंट वाला 11th क्लास वाले को ऊपर रखेंगे 2/5 इंटू 5/50, और अपॉन हम क्या कर देंगे, ये पूरा नीचे 2/5 इंटू 5/50 प्लस 3/5 इंटू 8/50। ये नीचे हो जाएगा। ये आपके फेवरेबल में चले जाएंगे, ये आपके किस में चले जाएंगे? फेवरेबल में चले जाएंगे बेटा। यदि वो 11th क्लास से आया हो तो ये आपके फेवरेबल में चला जाएगा, टोटल में यही टोटल ब्रिलियंट वाला नीचे रहेगा। चलिए, एक बार आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए इसको और समझिए क्यों ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि रिवर्स में जाकर पूछा गया है। बेस थ्योरम बेटा, बेस थ्योरम में जिससे आया होगा उससे उसको ऊपर रखेंगे, बाकी नीचे कर देंगे। तो देखो, ये कह रहा है कि यदि ब्रिलियंट आ चुका है तो वो बताइए कि वो 11th क्लास का है, 11th क्लास से आया है, तो फिर 11th वाला आपके फेवरेबल में आएगा, टोटल में यही आएगा। ये होता जब ब्रिलियंट होने की प्रोबेबिलिटी पूछता। बेस थ्योरम रिवर्स जाकर पूछता है। बेस थ्योरम क्या पूछता है कि ये जैसे मान लीजिए पागल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो ये बताइए कि उसको डंडा से मारा गया होगा। मान लो कोई डंडा मारने से पागल होता है और कोई मुक्का मारने से, तो ये पूछे कि पागल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तब तो आप समझ लीजिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। और ये बताइए कि वो पागल हो चुका है, तो ये बताइए डंडा मारने से वो पागल हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि डंडा मारने वाला जो ये प्रोडक्ट होगा ऊपर रहेगा और टोटल जो होगा वो नीचे होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन इसमें आपको करवा दूं बेस थ्योरम का। एक क्वेश्चन लिखो बेस थ्योरम का ना, और तो आपको समझ में आएगा। एक बोल्ट फैक्ट्री है, एक बोल्ट फैक्ट्री है, ठीक है। ए क्या बना रहा है? 25% बना रहा है बोल्ट, बी बना रहा है 35%, और सी बना रहा है 40%। ये बोल्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बोल्ट्स, ठीक है। ऑफ दियर आउटपुट, ऑफ दियर आउटपुट, ठीक है।
ए जो बना रहा है 5 डिफेक्टिव बोल्ट बना रहा है, 5%, 5% डिफेक्टिव बोल्ट बना रहा है ए। बी क्या बना रहा है, 4% बना रहा है डिफेक्टिव, और सी जो बना रहा है 2% डिफेक्टिव बना रहा है। ठीक, जो बोल्ट आपको मिला है वो क्या है, डिफेक्टिव है। बोल्ट जो है वो डिफेक्टिव मिला है, कि ये बताइए कि वो मशीन बी द्वारा बनाया गया है। देखिए अब रिवर्स जाकर पूछ दिया उसने, उसने क्या कर दिया, उसने रिवर्स जाकर पूछ दिया चीजों को। ठीक है, ओके। तो एक मशीन क्या है, ए है, एक मशीन क्या है, बी है, और एक मशीन सी क्या है, सी है। ओके, वो ये कह रहा है कि ए 25%, ए जो है उसमें बोल रहा है कि एक जो मशीन है वो मैन्युफैक्चर्ड करती है, 25% बोल्ट करती है, ये 35% करती है, 40% करती है। अब ए जो है वो कितने परसेंट डिफेक्टिव बनाती है, ए बनाती है 5% डिफेक्टिव, बी बनाती है 4%, और सी बनाती है 2%। और यदि जो यहां पर बोल्ट आया है वो डिफेक्टिव है, यदि डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पूछे, ठीक है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पूछे, सोनू वाल्मीकि जी सर्च करिएगा डिफेक्टिव की हिंदी क्या होती है। क्या यार, मटेरियल खराब हो गया यार, उसकी हिंदी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बर्बाद हो गया मटेरियल, बेकार हो गया मटेरियल, सब कुछ भी हिंदी बनाया जा सकता है, इसलिए थोड़े अंग्रेजी वर्ड जानिएगा। ठीक है, कि ए 5% डिफेक्टिव बना रहा है, बी 4% बना रहा है, और सी क्या है 2% बना रहा है डिफेक्टिव मटेरियल। वो यदि ये पूछता है कि डिफेक्टिव जो मशीन है वो डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव बनाने की प्रोबेबिलिटी बताइए, मतलब डिफेक्टिव होने की, जो बोल्ट आया है उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो फिर आप समझते कि इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। यदि वो ये पूछता कि डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, लेकिन उसने ये कहा कि भैया जो बोल्ट्स आया है वो क्या है, डिफेक्टिव है। अब ये बताइए कि वो मशीन बी ने बनाया गया है, तो इसमें दो चीजें हो रही हैं। एक तो ए जो मशीन है वो 25% बना रही है, मतलब 25/100, इतना वो मैन्युफैक्चर कर रही है, 25/100। ठीक है भाई, इतने उस वो बोल्ट बना रही है, और ये कितनी बना रही है, 35/100, 35%, और ये 40/100। ये उसके बोल्ट बनाने की है, 100 में से 25 बोल्ट वो बना रही है, 35 वो बना रही है। ठीक है, और 40 बोल्ट ये बना रहा है। अब बोल्ट यदि बन गया है तो उसमें से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ए के द्वारा 5 है, बी के द्वारा 4 है, और सी के द्वारा 2 है। अब बताइए कि यदि 5% मतलब 5/100, 4/100, और 2/100। अब वो कह रहा है कि डिफेक्टिव आ गया है, तो ये बताइए कि वो बी मशीन द्वारा बनाया गया था। तो बस क्या करना है, बी वाला ऊपर रखना है ये प्रोडक्ट, बाकियों को मल्टीप्लाई करके नीचे, 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मशीन बी द्वारा बनाया गया है, तो बी को ऊपर रखोगे, बी वाला प्रोडक्ट। जल्दी बताओ। हाँ बेटा, 2 बजे से मेरी क्लास है। कितना आ गया आंसर? तो ये बड़ी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें। पता है दिक्कत कब होती है, कुछ अलग टाइप की, इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं। एक ट्रांसफर बॉल वाला भी क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में शायद आया हुआ है एक बार,
कि दो बैग हैं, इसमें से एक बॉल उसमें ट्रांसफर करी जा रही है विदाउट नोटिसिंग, बिना नोटिस दियर कलर, उसका बिना कलर को नोटिस किए हुए, फिर इसमें से बॉल निकाली जा रही है दूसरे बैग्स में से, उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। या फिर इसमें से जो बॉल निकाली गई वो रेड है, तो बताइए कि जो बॉल ट्रांसफर करी गई थी वो आपकी। देखिए ऐसा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं करवाऊंगा उन क्वेश्चंस को परसों की क्लास में, आपको मिलेगा। देखिए जैसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि यार 4 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है, एक बैग में 3 रेड बॉल है और 6 ब्लू बॉल है। वो कहता है कि यहां से एक बॉल निकाली गई और इसमें ट्रांसफर करी गई, ठीक है, और ट्रांसफर करी गई, मैंने कलर नहीं देखा, और फिर जब ट्रांसफर करी गई उसमें से फिर इसमें से आपके ये बताइए इसमें से फिर बॉल निकाली गई, तो जो बॉल निकाली गई उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तब तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्वेश्चन है। और जब ये बोल दे कि इसमें से जो बॉल निकाली गई वो रेड है, तो ये बताइए कि वो जो ट्रांसफर बॉल थी वो ब्लैक हुई है इसलिए रेड आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब इस तरह की क्वेश्चंस घुमाए जाते हैं इसमें बहुत ज्यादा। तो परसों की क्लास में हम बेयस थ्योरम से भी 5, 7, 8 क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 10 के आसपास, जिससे और क्लियरिटी आए। बेयस थ्योरम में भी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में भी क्लियरिटी आए, और आपके बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में भी क्लियरिटी आए आपको, और अच्छी कंडीशन प्रोबेबिलिटी पर भी क्वेश्चंस करेंगे कि और क्लियरिटी आएगी आपको। 28/69 आंसर आया होगा बेटा पीछे वाले का, बताना। और इंडिपेंडेंट थ्योरम उस पर भी करेंगे, और वगैरह वगैरह बहुत सारे। अब जाइएगा एक बार 12th की बुक से ये सब पढ़िएगा, लगाइएगा, फिर जो भी होगा परसों हम उस डाउट को पूरा तरह से अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। लेकिन एक बार जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, प्रीवियस ईयर से थोड़ा जूझिए, समय आपके पास, प्रीवियस ईयर से थोड़ा लड़िए, ठीक है। जब उससे लड़ोगे वो उठा के पटकेगा आपको, फिर यदि मैं आपको लड़ने की विद्या सिखाऊंगा तो कूटने का अलग ही मजा आएगा, फिर कूटने का अलग ही मजा आएगा। पहले ही जीत गए तो क्या मजा, पहले जाके तुम लड़ो, और कुछ को तो तुम रगड़ दो, कुछ तुम्हें पटकेंगे उठा के, और जो तुम्हें उठा के पटकते हैं उनसे लड़ने की विद्या मैं सिखाऊंगा तुम्हें। और फिर जो पीटने का मजा आएगा ना उन क्वेश्चनों को, फिर वो अलग ही आनंद आएगा। एक बार जिससे आप हार जाओ उसको पीटने का मजा अलग ही होता है, ठीक है। चलिए, तो हैप्पी रिपब्लिक डे हमारी टीम की तरफ से, पूरे केजीएस की तरफ से, आपको मेरी तरफ से। और मिलेंगे, एक दिन का समय है, आप रिवाइज कर लीजिए। आज की छुट्टी है तो कोई बात नहीं, संडे की छुट्टी मैं कैंसिल कर दूंगा, संडे को भी क्लास होगी आपकी, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। कल होती तो संडे को नहीं, कल छुट्टी मनाइए, एंजॉय करिए। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, और खुश रहिए कि आप भारत देश में हैं, स्वतंत्र हैं पूरी तरह से, किसी को रोक टोक नहीं है। यहां भी आइए, टीचर को कुछ भी बोल के चले जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारा देश है, प्यारा देश, जहां पर बहुत लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, तब शायद हम यहां पर पढ़ा रहे हैं। शायद वो नहीं रहते तो प्रशांत सर यहां पढ़ाते रहते, कोई अंग्रेज आता पीट के चला जाता प्रशांत सर को, प्रशांत सर कहते सलाम सर, सलाम साहब। यही होता ना, आजाद नहीं होते तो क्या होता, पढ़ा रहे हैं, आया पीट के चला गया मुझे, ठीक है, दे डंडा दे डंडा, चलो चलो वहां काम करो, कैसे पढ़ा रहे तुम यहां पर। मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा हूं भाई, यही तो होता है स्वतंत्र, मतलब क्या होता है, हम स्वतंत्र हैं इस समय। कभी सोच के देखिएगा, जब अंग्रेजों का या फिर उसके पहले भी जब वो प्रकोप रहा होगा तो लाइफ कैसी होगी उस समय की, जहां पर हर चीज के लिए हम बाध्य थे, शायद बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते थे। या भी तो फ्री हो, यहां तो कुछ भी कर गो, आओ मैसेज में कुछ भी बोल के चले जाओ। अब इससे बढ़िया चीज क्या मिलेगी आपको, है? हाँ,
चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अब एयरफोर्स की क्लास है, उसकी भी लेना जरूरी क्लास है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।